तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा पे। तो पास के नियम मैं करा चुका हूँ, आज आप लोगों को कराने वाला हूँ मैं छुट्टी के नियम। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करें। आप लोग यदि रेगुलर इस क्लास को भी देखते हैं तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, यदि आप इस क्लास में से 10% भी लेके जाते हैं तो भी आपका नुकसान नहीं है। यदि आप 10-15 मिनट की क्लास देख के आप अपना 10-15% भी लेके जाते हैं तो भी आप लोगों का नुकसान नहीं है। और बाकी मैं अपनी तरफ से आपको 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। बस बात यह है कि आप लोग उसमें से कितना अपने दिमाग में रख पाते हैं और कितना आप लोग समझ पाते हैं, वो सारी चीजें। तो आप चलिए एक बार वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए आप लोग ग्रुपों में। अब चलते हैं आपके छुट्टी के नियम पे। तो ये आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, उत्तराधिकृत छुट्टी नियम उन रेल कर्मचारियों पर लागू होंगे जिनकी नियुक्ति 1 फरवरी 1949 के बाद हुई है। जिनकी नियुक्ति 1 फरवरी 1949 के बाद हुई है उन पर लागू होंगे। किस अवधि तक एक प्रकार की छुट्टी को दूसरे प्रकार की छुट्टी में परिवर्तन पर विचार किया जा सकता है? तो दूसरे का आपका आंसर होगा 30 दिन से अधिक की छुट्टी को परिवर्तित करने पर विचार किया जा सकता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है, अधिवर्षिता पर छुट्टी के नकदीकरण हेतु अधिकतम कितने दिनों की सीमा है? तो अ, तीसरे में क्वेश्चन पूछ रहा, आंसर पूछ रहा है आपको कि कितने दिनों की अधिकतम सीमा है, तो ये 300 दिनों की अधिकतम आपकी सीमा है। उसके बाद कर्मचारियों को लगातार रूप से स्वीकृत किए जाने की छुट्टी की अधिकतम अवधि क्या है? मतलब लगातार यदि आप छुट्टी लेते हैं तो आप कितने दिन की छुट्टी ले सकते हैं? तो आप 730 दिन की लगातार आप छुट्टी ले सकते हैं। नहीं सॉरी, एक बार ये 730 नहीं होगा, आपका 5 वर्ष होगा। 5 वर्ष की आप लगातार छुट्टी ले सकते हैं। आकस्मिक छुट्टी के साथ किस प्रकार की छुट्टी को जोड़ा जा सकता है? मतलब यदि आप इमरजेंसी में छुट्टी जा रहे हैं तो आपकी स्टडी लीव को आपके जोड़ा जा सकता है। उसके बाद छठा क्वेश्चन, उस रेल कर्मचारी को छुट्टी नहीं दी जा सकती जो इन आदेशों के अधीन हो। तो छठा जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर हो जाएगा सेवा से हटाने की शक्ति। मतलब यदि आपको पेनल्टी ऑफ रिमूवल, मतलब आप रिमूव होने की पोजीशन में है तो आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी। सातवां क्वेश्चन, छुट्टी की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी को छुट्टी के बारे में क्या शक्ति प्राप्त है? स्वीकृति, अस्वीकृति, रद्द करना है। तो इसका आंसर होगा आपका डी, इनमें से सभी। सातवें का आंसर डी। आठवां क्वेश्चन, छुट्टी की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी छुट्टी के बारे में क्या नहीं कर सकते? छुट्टी के प्रकार को नहीं बदल सकते। जो आपका रीजन है ना छुट्टी का, जो भी आपने रीजन डाला है उसको वो नहीं बदल सकते। आप लोगों से मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा, आप वीडियो को शेयर जरूर करें। और आपको पसंद आती है ये क्लासें, मैं आप लोगों के पीछे देखो बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो जितना भी मेरे से टाइम निकल रहा है, टाइम निकाल के मैं आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ और आगे मैं इसको और भी बड़ा बढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग एक लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे डेली। आपको जो भी हम अपलोड करते हैं डेली आपको देखने को मिले और आप लोग कुछ नया सीखें। चलिए चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन है आपका, रेल कर्मचारियों के बीमारी के लिए प्राइवेट चिकित्सा प्रमाण पत्र कितने दिनों के लिए मान्य है? तो मात्र 3 दिनों का प्राइवेट चिकित्सा प्रमाण पत्र मान्य है। 10वां क्वेश्चन आपका, एक एक कैलेंडर वर्ष में औसतन वेतन छुट्टी को 15 दिन के किस्त में कब जमा किया जा सकता है? तो इसका 10वें का आपका आंसर हो जाएगा डी। मतलब आपको सभी को पता है 1 जनवरी को और 1 जुलाई को हमारे एचआरएमएस पे हमारे खाते में छुट्टियां अपडेट हो जाती हैं। एपीएल जमा होने की अधिकतम सीमा क्या है? एपीएल या एलएपी जो इसको हम बोलते हैं, उसको अधिकतम हम लोग कितनी जमा कर सकते हैं? तो वो है 300 दिन। हम 300 एलएपी जमा कर सकते हैं। और ये 300 एलएपी का क्या होता है कि जो रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी हमारा बेसिक होता है, जो भी हमारी सैलरी बनती है उसके हिसाब से हमें 300 दिन यदि हमारी जुड़े हुए हैं तो हमें 1 साल की सैलरी रेलवे या गवर्नमेंट के द्वारा दे दी जाती है। तो ऐसा है, ये हर डिपार्टमेंट में, आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी सरकारी नौकरी में जाओगे, एक ही नियम है। औसत वेतन वृद्धि को एक बार में स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा क्या है?
मतलब एक बार में औसत वेतन कितना, अ, औसत वेतन छुट्टी को, एक बार में औसत वेतन छुट्टी को, मैं आपको वेतन बोल रहा था, मतलब स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा कितनी है, तो वो आपका हो जाएगा 180 दिन। प्रत्येक पूर्व प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह की सेवा के लिए एलएपी जमा करने की दर क्या है। मतलब हर कैलेंडर माह में आपको कितनी एलएपी जमा होंगी, तो कैलेंडर माह में 2.5 एलएपी आपको जमा होगी। 2.5 एलएपी कैलेंडर माह का मतलब होता है एक महीने में आपको 2.5 एलएपी जमा होगी। 14वां क्वेश्चन है आपका, असाधारण छुट्टी छुट्टी हेतु वर्ष के अगले छमाही में एलएपी जमा से अधिकतम कितना कम किया जा सकता है। तो जो आपका 14वां क्वेश्चन है, 14वें क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 15 दिन कम किया जा सकता है। औसत, अर्ध औसत और अर्ध औसत वेतन छुट्टी वार्षिक रूप से किस दर से जमा की जाती है। तो जो 15वां क्वेश्चन है आपका, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, 20 दिन। अर्ध औसत वेतन छुट्टी एक बार में किस सीमा तक ली जा सकती है। तो जो 16वां क्वेश्चन है आपका, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, 730 दिन तक। सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिए HLAP छुट्टी खाते में किस दर से जमा की जाती है। तो जो HLAP है वो आपके किस दर से आती है खाते में, वो 5/3 दर से आती है, जो आप लोगों को पता होगा। हमें 6 महीने की 10 हाफ LAP मिलती है, तो वो चीज इसमें बताई गई है। अनुपस्थिति की कितनी अवधि के लिए LAP क्रेडिट देते समय एक दिन कम किया जा सकता है। मतलब यदि आप एब्सेंट हैं, तो एब्सेंट वाली पोजीशन में ये काम होता है, क्योंकि मुझे इसलिए पता है इसका कि मैं अभी बीच में थोड़े दिन एब्सेंट रहा था, तो उस टाइम पे मेरे साथ भी ये सिचुएशन हुई थी। तो इसका हो जाएगा आपका 10 दिन। अनुपस्थिति की कितनी अवधि के लिए HLP के क्रेडिट देते समय एक दिन कम किया जाता है। तो जो 19वां क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 18 दिन। 20वां क्वेश्चन, चिकित्सा प्रमाण पत्र पूरे सेवा काल में अनर्जित छुट्टी मंजूर करने की सीमा कितनी है। तो जो आपका 20वां क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा 360 दिन। 360 दिन। अनर्जित छुट्टी किस प्रकार की छुट्टी से काटी जाती है जो वह बाद में अर्जित करता है। तो 21वां क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा HLAP। HLAP से काटी जाती है। असाधारण छुट्टी छुट्टी पर रेल कर्मचारी छुट्टी वेतन के रूप में कितनी राशि के लिए पात्र हैं। 22वां जो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, वेतन कुछ नहीं। आप लोग ये PDF लेना चाहते हैं, तो आप लोग हमारा जो चैनल का नाम आ रहा है, यूट्यूब चैनल का नाम आ रहा है, उसके पास में ज्वाइन का बटन है, आप वहां से जाके ज्वाइन करें। और ALP टेक्नीशियन, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, TC, TC, जिस भी एग्जाम के आपको नोट्स चाहिए, आपको सारे नोट्स मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। आप यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, और उसके बाद में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया हुआ है, आप वहां से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। आपको ये सारा मैटर वहीं पे मैं उपलब्ध करवाने वाला हूँ। चलिए चलते हैं आगे। 23वां क्वेश्चन, सेवा के दौरान एक बार में LAP के नकदीकरण की अधिकतम सीमा क्या है। मतलब सेवा के दौरान हम एक बार में कितनी LAP ले सकते हैं। तो 10 LAP ले सकते हैं। अधिवर्षिता पर LAP प्लस HLAP के नकदीकरण की अधिकतम सीमा क्या है। तो जो 24वां क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 दिन। एक महिला कर्मचारी जिसको 2 जीवित बच्चे से कम है को मातृत्व छुट्टी कितने दिन की दी जाती है। तो ये सब आप सभी कैंडिडेटों को मेरे हिसाब से पता होना चाहिए। मातृत्व छुट्टी 6 माह की दी जाती है, जो 180 दिन है। उसके बाद में मातृत्व छुट्टी किस प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ी जाती है। जो मातृत्व छुट्टी है, वो मातृत्व जो छुट्टी है वो आपकी, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा आपका। वो अलग ही छुट्टी मिलती है, मदर, वो ऐसे करके कुछ मिलती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद में 27वां क्वेश्चन, 27वां आपका क्वेश्चन है, महिला कर्मचारी के पूरे सेवा काल में गर्भस्राव गर्भपात की स्थिति में कितनी मात्र छुट्टी दी जाती है। मतलब यदि किसी का गर्भस्राव या गर्भपात
पक्षपात हो जाता है तो उस टाइम पीरियड में उसको 45 दिन की छुट्टी दी जाती है। मैं मान रहा हूँ थोड़ी सी इसमें अभी मिस्टेक हो रही है, उनको भी मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हड़बड़ी रहती है। बाकी और कोई परेशानी हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट जरूर करें, आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग थोड़ी बहुत जो भी आपके, या मुझे कुछ और सुधार करने का प्रयास करना चाहिए, किन चीज़ों पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये चीज़ें आप मुझे बताएंगे तो शायद हो सकता है मैं कुछ और बेहतर कर पाऊँ आप लोगों के लिए। तो जो भी आपकी राय है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो मैं आशा करता हूँ कोई भी कैंडिडेट ऊट पटांग कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि मैं आप लोगों के पीछे बहुत मेहनत कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं अगले पे। पितृत्व छुट्टी के लिए अधिकतम अवधि क्या है? मतलब पितृत्व छुट्टी के लिए अधिकतम अवधि क्या है? तो जो 28वां क्वेश्चन है आपका इसका आंसर हो जाएगा डी, 15 दिन। मतलब यदि आप पिता बनते हैं तो आपको 15 दिन के लिए छुट्टी दी जाती है। ये हमारी एलएपी एचएलएपी से बिल्कुल अलग होती है और अलग अलग से छुट्टी मिलती है। पितृत्व छुट्टी प्रसूति के तिथि के किस अवधि के अंदर ली जाती है? मतलब जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी की किस अवधि के अंदर ये छुट्टी ली जाती है? 6 माह के अंदर आप ये छुट्टी ले सकते हैं, उसके बाद में ये वैलिड नहीं रहती है आपके खाते में। उसके बाद में आप ये देखेंगे पितृत्व छुट्टी अपनी पत्नी के प्रसव काल के दौरान प्रसूति की तिथि के कितने दिन पूर्व ली जा सकती है? मतलब जो आपके डिलीवरी होती है आपकी वाइफ की, उसके कितने दिन पहले आप छुट्टी ले सकते हैं? 15 दिन पहले आप छुट्टी ले सकते हैं। छुट्टी पर घायल रेल कर्मचारी को किस प्रकार की छुट्टी दी जाती है? जो 31 है इसका आंसर हो जाएगा हॉस्पिटल लीव दी जाती है। अस्पताल छुट्टी एक बार में अधिकतम कितने अवधि के लिए दी जा सकती है? अस्पताल छुट्टी है वो एक बार में अधिकतम 28 माह के लिए दी जा सकती है। विशेष निःशक्तता छुट्टी एक बार में अधिकतम कितने अवधि के लिए दी जा सकती है? तो 33वां जो क्वेश्चन है आपका, 33वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 24 माह के लिए। अस्पताल छुट्टी किस रेल कर्मचारी को छोड़कर दी जाती है? तो जो 34वां क्वेश्चन है इसका आपका आंसर हो जाएगा राजपत्र। अस्पताल छुट्टी के दौरान पूरा छुट्टी वेतन कितने अवधि के लिए दे हैं? जो 35वां क्वेश्चन है इसका आपका आंसर हो जाएगा 120 दिन का वेतन दे है। अध्ययन छुट्टी किस प्रकार के लाभ के लिए सेवा का भाग माना जाता है? तो जो 36वां क्वेश्चन है इसका आपका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। मतलब पदोन्नति के लिए, वरीयता के लिए, वेतन वृद्धि के लिए, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो चीजें इसमें बताई गई हैं। उसके बाद प्रशासनिक कार्यालयों में नियुक्त कर्मचारी कितने दिन की आकस्मिक छुट्टी के लिए पात्र हैं? तो जो 37वां आपका क्वेश्चन है 37 नंबर का, उसका आपका आंसर हो जाएगा सी, 8 दिन की छुट्टी के लिए पात्र हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे, रेल कर्मचारी के त्यागपत्र या सेवा छोड़ने की स्थिति में कितने सीमा तक एलएपी का नकदीकरण मान्य है? तो 38वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 150 दिन। रेल कर्मचारी को विशेष आकस्मिक छुट्टी किस आधार पर मंजूर की जाती है? जो 39वां क्वेश्चन है इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, परिवार नियोजन, सांस्कृतिक, खेलकूद। एक कैलेंडर वर्ष में विशेष आकस्मिक छुट्टी मंजूर करने की सामान्य सीमा क्या है? 40वां क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 दिन। उसके बाद चलिए 41वां क्वेश्चन, कार्य ग्रहण समय से संबंधित नियम किसमें वर्णित हैं? तो जो 41वां क्वेश्चन है आपका, इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय रेल स्थापना संहिता भाग 1 में। इसका आपको आंसर इसके आपको पीडीएफ में नीचे मिलने वाले हैं, तो आप लोग वो आंसर भी मिलेंगे, आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। आप ज्वाइन जरूर करें, हमारा चैनल ज्वाइन जरूर करें। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप ज्वाइन करेंगे आपको सारी चीजें मैं हूबहू देने वाला हूँ। आगे आप लोगों की मर्जी है, आप लोग ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं वो आपके ऊपर है। मैं जो मेरा फर्ज है वो मैं कर रहा हूँ। कार्यग्रहण समय रेल कर्मचारियों को किस प्रकार के स्थानांतरण पर दिया जाता है? 42वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, एडमिनिस्ट्रेटिव।
1000 किलोमीटर या उससे कम दूरी के स्थानांतरण पर कार्य ग्रहण समय कितने दिन देगा? 43वां क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा 10 दिन। 1000 किलोमीटर से कम है तो 10 दिन, 1000 से 2000 के बीच में है तो 12 दिन। ये मैं आपको बताता हूँ, 1000 किलोमीटर या अधिक और 2000 किलोमीटर से कम में यदि आपका ट्रांसफर होता है तो आपको 12 दिन मिलते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे, ये आप देखेंगे 45वां क्वेश्चन, 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी पे आपका स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर होता है तो आपको 15 दिन मिलते हैं। इसमें भी एक कंडीशन है, वो ये आ गई, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक के मतलब ट्रांसफर वायुयान से जाने की अनुमति हो तो कार्य ग्रहण समय कितने दिन दे होगा? मतलब 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पे आप लोग जा रहे हैं ट्रांसफर होके, और आपको यदि फ्लाइट से जाने की अनुमति है तो आप लोगों को जो कार्य ग्रहण है वो 12 दिन के अंदर 12 दिन की छुट्टी मिलेगी, उसके बाद आपको ज्वाइन करना होगा। कार्य ग्रहण समय किसके साथ जोड़ी नहीं जा सकती, मतलब कार्य ग्रहण समय किसके साथ जोड़ी नहीं जा सकती है? तो 47वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका CL के साथ में। क्षेत्रीय स्तर पर कार्य ग्रहण समय की अवधि को बढ़ाने की अधिकतम सीमा क्या है? 48वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 दिन। 49 49 आपका है, कार्य ग्रहण समय में वृद्धि अधिकतम 30 दिन तक स्वीकृति करने हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो 49वां जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर हो जाएगा B, HOD, विभाग प्रमुख। HOD इंग्लिश में और विभाग प्रमुख हिंदी में अपन बोलते हैं। कार्य ग्रहण समय के दौरान रेल कर्मचारी किस स्टेशन के दर से मकान किराया भत्ता पाने का पात्र है? जो 50वां क्वेश्चन है उसका आपका आंसर हो जाएगा पुराने स्टेशन। कार्य ग्रहण समय LAP छुट्टी खाते में किस सीमा तक जमा की जाती है? जो 51 है इसका आपका आंसर हो जाएगा 300 दिन। 52, 1000 किलोमीटर से कम दूरी के अस्थायी स्थानांतरण पर कार्य ग्रहण समय कितने दिन दे है? तो जो 52 है, 52 का आपका आंसर हो जाएगा D, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में ये आप देखेंगे, ये इसके आंसर दिए हुए हैं। ये रेल सेवा आचरण नियम 1966 दिए हुए हैं जो मैं आपको कल कराने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद ये आप देखेंगे सीनियरिटी के क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। उसके बाद आप देखेंगे ट्रांसफर के नियम दिए हुए हैं आपको। उसके बाद ये आप देखेंगे रिजिग्नेशन, आप रिजाइन करते हैं उसके नियम दिए हुए हैं आपको। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी PDF मिलेंगी आपको, जरूर मिलेगी, लेकिन आप ज्वाइन करें उसके बाद आपको सारा मैटर बिल्कुल हूबहू दिया जाएगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा परिवार का हिस्सा बने। आगे जो भी वीडियो आने वाली है कल, उसका लिंक आप लोगों तक पहुंचाएगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए कल मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।